नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जीके विद विक्रम सिंह चौहान पर। इससे पहले हम चौहान वंश का लेक्चर पीछे देख चुके थे, जिसमें चौहानों की उत्पत्ति को लेकर के विभिन्न मतों की चर्चा हमने की थी और चौहानों का संस्थापक वासुदेव की बात की और चौहानों के कुछ शासकों की बात की। विभिन्न मतों में चंद्रवंशी मत है, सूर्यवंशी मत है, विदिशी मत है, ब्राह्मण उत्पत्ति को लेकर के मत है और अग्निवंशी मत है। किस विद्वान ने कौन सा मत दिया इसके बारे में हम देख चुके हैं, जैसे कि कर्नल जेम्स टोड विदेशी मत को मानते हैं और इनके मत को जेम्स कुक और स्मिथ ने स्वीकार भी किया है, यानी वो इसका समर्थन करते हैं। पृथ्वीराज रासू जो चंद्रबरदाई की पुस्तक है उसमें चौहानों को अग्निवंशीय माना गया है। ब्राह्मण मत यानी ब्राह्मणों से उत्पत्ति की बात डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने की है। सूर्यवंशी उत्पत्ति को लेकर के जयानक, नयन चंद्र सूरी, सारंगधर जैसे विद्वानों ने बात की है। इस वंश के संस्थापक वासुदेव ने 551 में सपाद लक्ष्य में चौहान साम्राज्य की स्थापना कर दी और अहिछत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया। जो आज हम चौहान पढ़ रहे हैं या कल हमने जो चौहानों की शाखा की शुरुआत की थी वह थे शाकंभरी अजमेर के चौहान। चौहानों की और भी शाखाएं हैं जिनकी चर्चा हम आगे की क्लासों में करेंगे, जैसे जालोर के चौहान हैं, रणथंभौर के चौहान हैं, नाडोल के चौहान हैं। लेकिन अभी हम जिस शाखा की बात कर रहे हैं वह है शाकंभरी अजमेर के चौहान। चौहान प्रारंभ में गुर्जर पटिहारों के सामंत थे, लेकिन सिंह राज के समय ये गुर्जर पटिहारों से स्वतंत्र हो गए और सिंह राज चौहानों का पहला स्वतंत्र शासक कहलाया। ठीक है, स्वतंत्र शासक पहला कौन था? सिंह राज। इसके बाद में हमने गुवक के बारे में देखा, जो नागभट्ट द्वितीय का सामंत था और इसके समय हर्षनाथ मंदिर का निर्माण हुआ सिक्कर जिले में, यानी सिक्कर में पहाड़ी पर हर्ष मंदिर का निर्माण हुआ, जिसे आज हर्ष की पहाड़ी के नाम से ही जाना जाता है। ये चौहानों का इष्ट देवता भी माना जाता है। इसके बाद आज हमारा जो शासक है, इससे पहले हम विग्रहराज द्वितीय की चर्चा करके आ चुके हैं। आज हमारा शासक है अजय राज। 1105 से लेकर के 1133 का समय है अजय राज। आज के हमारे शासक हैं अजय राज, 1105 से लेकर के 1133। अजय राज की 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। अजय राज की 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां। पहली बात तो अपन ये देखें कि अजय राज के समय को चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल कहा गया है। निर्माण काल, इससे पहले जो शासक थे वो प्रयासरत थे और अजय राज के समय चौहान साम्राज्य का निर्माण हुआ, मतलब उनका क्षेत्र बड़ा हुआ अजय राज के समय। अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की। अजमेर नगर की स्थापना का श्रेय जिस व्यक्ति को जाता है उसका नाम है अजय राज, और अजय राज ने अजमेर को ही अपनी राजधानी बनाया। इनकी दूसरी बड़ी उपलब्धि है कि अजमेर नगर की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन है? अजय राज है, और इसे अपनी राजधानी बनाया। अजमेर में अजय राज के द्वारा एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया जिसे अजय मेरू दुर्ग कहा गया है। दुर्ग क्या है? अजय मेरू दुर्ग। लेकिन वर्तमान में अजय मेरू नाम से कोई दुर्ग नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि अजय मेरू दुर्ग का नाम बदल दिया गया। नाम कैसे बदला, कब बदला? पीछे जब हम मेवाड़ शासक पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने एक राजकुमार पढ़ा था जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया। जी हाँ, पृथ्वीराज सिसोदिया नाम आपको याद आ गया होगा, जिसे इतिहास में उड़ाना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता था। पृथ्वीराज सिसोदिया, यानी जब मेवाड़ का अजमेर तक के क्षेत्र पर अधिकार हो गया तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने अजमेर पर अधिकार होने के बाद या अजमेर को अपने अधीन करने के बाद अजमेर में इस अजय मेरू दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया, थोड़ा इसका विस्तार करवाया और इसका नाम बदल करके अपनी पत्नी के नाम पर तारागढ़ दुर्ग कर दिया गया। कौन सा दुर्ग रख दिया गया? तारागढ़। तो जी हाँ, अजय मेरू दुर्ग जो अजय राज के द्वारा बनाया गया, वर्तमान में उसका नाम है तारागढ़ दुर्ग है। इस तारागढ़ दुर्ग की एक खास बात और है। इस तारागढ़ दुर्ग में एक मज़ार है और वह है घोड़े की मज़ार। ठीक है, मिरन साहब हुआ करते थे। ठीक है, मिरन साहब एक मुस्लिम व्यक्ति, तो मिरन साहब की दरगाह वह भी इस तारागढ़ दुर्ग में है और इन्हीं का एक घोड़ा था जिसका नाम था, ठीक है, इन्हीं का एक घोड़ा था जिसकी मज़ार भी इस तारागढ़ दुर्ग में है। तो घोड़े की मज़ार और मिरन साहब की दरगाह
दोनों ही कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग में है। तारागढ़ दुर्ग किसका परिवर्तित नाम है? अजय मेरू दुर्ग का है। निर्माण करवाने वाले कौन है? शासक अजय राज, 1105 से 1133। तो ये इनकी 3 बड़ी उपलब्धियाँ। अच्छा, इसी के साथ अजय राज की एक खास बात, ये एक और उपलब्धि है कि इन्होंने मालवा के शासक, ठीक है, मालवा मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है, जब ये अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे तो इनका प्रतिरोध मालवा के शासक नरवर्मन से हुआ और इन्होंने मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया। ठीक है, तो मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित करने का श्रेय भी किसे जाता है? अजय राज को। इसके बाद अजय राज ने अपने नाम से, ठीक है, अपना नाम मतलब अजय राज, इन्होंने अपने नाम यानी अजय देव नाम से तांबे व चांदी के सिक्के भी चलाए थे। अजय राज का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये भी है कि इन्होंने तांबे व चांदी के सिक्के भी ढलवाए और कुछ सिक्कों पर, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे सिक्के हैं, अधिकांश उन लगभग सिक्कों पर या अधिकांश सिक्कों पर अजय देव नाम उत्कीर्ण करवाया गया, लेकिन इन्होंने कुछ सिक्कों पर अपनी पत्नी सोमलेखा का भी नाम उत्कीर्ण करवाया था। इनकी पत्नी का नाम क्या है? सोमलेखा। सभी सिक्कों पर अपनी पत्नी का नाम नहीं है, लेकिन कुछ सिक्कों पर इनकी पत्नी का नाम भी उत्कीर्ण है। ठीक है, एक खास बात और, जो अजय राज हैं वह शैव मत के अनुयायी हैं, भगवान शिव के अनुयायी थे। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में, इनका शासनकाल है 1105 से 1133, लेकिन अजय राज ने 1130 में ही अपने पुत्र अर्णोराज के नेतृत्व में सिंहासन छोड़ दिया था। इनकी मृत्यु 1133 में हुई, लेकिन 1130 में इन्होंने अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया या राजकार्य छोड़ दिया, और 1130 से लेकर के 1133 तक चौहानों की सत्ता जिसने चलाई उसका नाम था अर्णोराज, लेकिन अपने पिता अजय राज के नाम से। अर्णोराज शासक भले ही 1133 में बनेंगे, लेकिन सत्ता उन्हें 1130 में ही मिल गई थी अपने पिता के द्वारा। तो 1130 से लेकर के 1133 तक इनकी सत्ता इनके पुत्र अर्णोराज के द्वारा चलाई गई थी। अब हमारे शासक हैं नेक्स्ट अर्णोराज। ठीक है, तो 1133 में अर्णोराज का राज सिंहासन होता है और 1155 तक ये अजमेर का शासन करते हैं। ठीक है, 1133 से लेकर के 1155 तक अर्णोराज के द्वारा शासन किया गया अजमेर का या चौहानों का। ठीक है, उपाधि, इनके द्वारा कुछ बड़ी उपाधियां ली गई, जैसे परम भट्टारक, राजाधिराज, परम भट्टारक की उपाधि ली गई और राजाधिराज की उपाधि ली गई। ये उपाधियां अर्णोराज की हैं। अर्णोराज की सबसे बड़ी उपलब्धि ये कि अर्णोराज के समय भारत में, यानी कि जो जिस क्षेत्र में ये निवास कर रहे थे, पश्चिम उत्तर भारत में मुसलमानों की आक्रमण हुई, और यानी मुसलमान उस समय तुर्की आक्रमणकारी थे जिनके लगातार भारत में आक्रमण हो रहे थे। तो तुर्की मुसलमानों के आक्रमण हुए और इन्होंने तुर्की मुसलमानों को पराजित किया और अजमेर के क्षेत्र में उन्हें पराजित किया गया। तो कहते हैं कि अर्णोराज ने इतनी सारे मुसलमानों को पराजित किया या उनको युद्ध में पराजित होने के बाद में उनको मार दिया गया, और मारने से भूमि खराब हो गई। ठीक है, उनके चारों तरफ रक्त रंजित जैसी स्थिति बन गई। तो ऐसी परिस्थिति में अजय राज के द्वारा अजमेर में उस भूमि को साफ कराने के लिए, जिस भूमि पर तुर्कों का रक्त था, ठीक है, उस भूमि को साफ कराने के लिए, क्योंकि भूमि इतनी दूषित हो चुकी थी, ना कृषि कार्य हो रहा था और उस आसपास के क्षेत्र में बदबू और गंदगी फैल गई थी, तो उस भूमि को साफ कराने के लिए अर्णोराज के द्वारा अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। तो अर्णोराज की सबसे बड़ी उपलब्धि है अजमेर में आना सागर झील। तो आपको ध्यान रखना है, आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अजय राज के द्वारा। ठीक है, क्यों करवाया गया था? तुर्कों को पराजित करने के बाद में उनसे दूषित हुई भूमि को शुद्ध करवाने के लिए या साफ करवाने के लिए। अच्छा, आना सागर झील की बात है तो अपन थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, वर्तमान स्थिति कैसी है आना सागर झील की। तो आना सागर झील अजमेर में है और इस झील के किनारे एक उद्यान बना हुआ है, बगीचा बना हुआ है, और उस बगीचे का नाम है दौलत बाग। क्या नाम है? दौलत बाग। जब भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित हो जाएगी और मुगल राजपूतों का सहयोग लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है, मुगल राजपूत संबंध अलग से चैप्टर है, मुगल राजपूतों का सहयोग लेंगे, नागौर दरबार लगाया जाएगा अकबर के द्वारा, और इसके बाद कंटिन्यू मुगल राजपूत औरंगजेब या इसके आगे तक मुगल शासकों को सहयोग करते हैं। तो ऐसे में जब अजमेर पर मुगलों का अधिकार हो जाएगा या मुगलों का आधिपत्य अजमेर मुगलों के अधीन आ जाएगा, ठीक है, अजमेर मुगलों का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, तो मुगलों के अधीन आ जाएगा, तब एक जहांगीर
अकबर के पुत्र हैं जिनका नाम है जहांगीर। जहांगीर ने आना सागर झील के समीप जिस उद्यान का निर्माण करवाया उस उद्यान का नाम है दौलत बाग। तो आपको ध्यान रखना है कि आना सागर झील अर्णोराज ने, इस उद्यान दौलत इस झील के समीप जो उद्यान बना हुआ है दौलत बाग, वह बनाया किसने? जहांगीर, मुगल शासक जहांगीर। जहांगीर के पुत्र हुए शाहजहां, उन्होंने इस झील के समीप यात्री विश्राम के लिए 12 दरियों का निर्माण करवाया, संगमरमर की 12 दरियों का। एक खास बात और बता देते हैं आपको, वैसे तो मध्यकालीन भारत की इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है, ठीक है, कन्नौज जिसे इत्र नगरी कहते हैं, इत्र परफ्यूम की बात है। और कन्नौज में छोटे मूल्य से लेकर के बड़े मूल्य तक का, प्राइस डिस्कस नहीं कर रहा, यानी कि सस्ते से लेकर के महंगे से महंगे तक का परफ्यूम बनाया जाता है। लेकिन पहली बार गुलाब के फूलों से जो इत्र बनाया गया वह इसी अजमेर में आना सागर झील के समीप सुबह दौलत बाग उद्यान में बैठकर जहांगीर की पत्नी नूर जहां की माता अस्मत बेगम ने बनाया था। वापस कह देता हूं मैं, दौलत बाग में गुलाब के फूलों से इत्र बनाने या इत्र का आविष्कार जहांगीर की पत्नी नूर जहां की माता अस्मत बेगम ने किया था, ठीक है। आगे चल करके इस दौलत उद्यान का नाम बदल करके या दौलत बाग का नाम बदल करके सुभाष उद्यान कर दिया गया है। वर्तमान में यह सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो ये बात है आना सागर से संबंधित जो अर्णोराज ने बनवाया। अर्णोराज की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कह सकते हैं, या अर्णोराज का एक महत्वपूर्ण कार्य कि अर्णोराज के समय चौहान चालुक्य संघर्ष होते हैं। चालुक्य गुजरात के क्षेत्र में निवास, यानी गुजरात का क्षेत्र उनका है, और चौहानों का क्षेत्र अजमेर नागौर के आसपास का क्षेत्र है। तो अर्णोराज के समय चौहान चालुक्य संघर्ष हुए, और अर्णोराज के समय 2 चालुक्य शासक हुए। एक का नाम था सिंहराज, ठीक है, एक का नाम था सिंहराज और एक का नाम था कुमारपाल। तो सिंहराज के समय भी संघर्ष हुआ और कुमारपाल के भी समय संघर्ष हुआ। अंत में एक संधि होती है और दोनों में संघर्ष समाप्त हो जाता है या युद्ध विराम हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है किस चौहान शासक के समय चालुक्य के साथ संघर्ष प्रारंभ हुआ था, शुरुआत, क्योंकि यह संघर्ष आगे भी विग्रहराज चौहान तक और पृथ्वीराज चौहान तक जाने वाला है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो चौहानों का सबसे महत्वपूर्ण शासक है, तो वहां तक जाने वाला है। इसलिए बता दूं कि अजय अर्णोराज के समय चौहान चालुक्य संघर्ष की शुरुआत हुई और एक संधि से यह संघर्ष समाप्त हो गया। इसकी जानकारी मेरुतुंग की पुस्तक प्रबंध चिंतामणि, ठीक है, मेरुतुंग एक इतिहासकार है, उनकी पुस्तक है प्रबंध चिंतामणि, और राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश से प्राप्त होती है। चौहान चालुक्य संघर्ष। अर्णोराज के दरबारी विद्वान, ठीक है, अर्णोराज के दरबारी विद्वान है, एक का नाम है देवबोध और एक का नाम है धर्मघोष। तो इनके समय के 2 दरबारी विद्वान हैं, देवबोध और धर्मघोष। अब अर्णोराज के अंतिम समय में 1155 में इनका एक पुत्र था जिसका नाम था जगदेव। पुत्र का नाम है जगदेव। जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया। पिता की हत्या करने के कारण जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा गया। पीछे भी हमने मेवाड़ जब साम्राज्य पढ़ा, मेवाड़ शासक पढ़े और गुर्जर प्रतिहार पढ़े, तब भी हमने वहाँ पितृहंता देखे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। अगर आप शुरू से मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हो, शुरू से इसे पढ़ रहे हो, तो गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता किसे कहते हैं और मेवाड़ सिसोदिया वंश का पितृहंता किसे कहते हैं। तो चौहानों का पितृहंता हमारे पास आ चुका है जिसका नाम है जगदेव। जगदेव ने 1155 में अपने पिता अर्णोराज की हत्या करके स्वयं सत्ता पर आसीन हो गया और लंबे समय तक सत्ता पर आसीन नहीं रह पाता है जगदेव। इसके बाद शासक है जगदेव। 1155 से लेकर के 1158, लगभग 3 से 3.5 वर्ष का इसका शासन था जगदेव, 1155 से 1158। किंतु जगदेव के बाद में एक शासक होंगे जिनका नाम होगा विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव के नाम से। विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव ये अर्णोराज के ही पुत्र रहेंगे। इन्होंने अपने भाई जगदेव को पराजित किया और स्वयं अजमेर के शासक बन गए। तो आज की क्लास में हमारा 2 शासक हमने क्लियर किए, एक का नाम अजय राज और एक का नाम अर्णोराज। इसके बाद कल की क्लास में हम बात करेंगे
विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव काफ़ी महत्वपूर्ण शासक है चौहानों के। और इसके बाद हमारे सबसे प्रमुख शासक आएंगे जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनकी भारत के इतिहास तक एक बड़ी उपलब्धि है। तो उसकी भी हम बात आगे की क्लासों में करेंगे। तो आज की हमारी क्लास ये, मैंने जिस तरीके से आपको पढ़ाना शुरू किया है, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लग रहा है। क्या हम आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू करें कि हमारा एक पार्ट इस तरह से हो और दूसरा पार्ट हम नोट्स के माध्यम से आपको फैक्ट क्लियर करा के चलें। तो आप ये जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे कि आपको इस तरह की स्टडी कैसी लग रही है, क्या आप स्टडी को एंजॉय कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। धन्यवाद। इसके आगे हम मिलते हैं नोट्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, हम जिस शासक की बात कर रहे थे, जिसके बारे में हमने अभी समझा, वह थे अजय राज। 1105 से लेकर के 1133 का इनका समय था। इनके समय को चौहानों के साम्राज्य का निर्माण काल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि चौहान जब वास्तविक रूप से सामने आते हैं, पर्दे पर आते हैं और इनका महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। ठीक है, तो इनके समय को चौहानों का निर्माण काल कहा गया है। अजय राज ने मालवा पर आक्रमण किया, मालवा उज्जैन पर आक्रमण किया और नरवर्मन को पराजित किया। ठीक है, मैंने पीछे बताया था कि मालवा के शासक नरवर्मन के साथ इनका संघर्ष हुआ और इन्होंने नरवर्मन को पराजित किया था। 1113 में अजय राज के द्वारा अजमेरू नगर, ठीक है, जिसे वर्तमान में अजमेर कहते हैं, अजमेर नगर की स्थापना करवाई गई थी। कब करवाई गई थी? 1113 में इनके द्वारा अजमेरू या अजमेर नगर की स्थापना करवाई गई और इसे ही अपनी राजधानी बनाया। तथा यहाँ पर जब नगर की स्थापना करवाई गई तो एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया। उस दुर्ग का नाम था अजयमेरू दुर्ग। कौन सा दुर्ग था? अजयमेरू। जिस पहाड़ी पर यह दुर्ग बना था उस पहाड़ी का नाम था गढ़बीटली, इसीलिए इसे गढ़बीटली भी कहा जाता है। ठीक है, तो अजमेरू दुर्ग, अजमेर नगर, अजमेर को राजधानी, जिस पहाड़ी पर यह दुर्ग बना वह गढ़बीटली। इस दुर्ग का वर्तमान नाम तारागढ़ है। मैंने व्याख्या करके बता दिया तारागढ़ कैसे हुआ। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी के नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखवाया। इस दुर्ग की दो बात और हैं कि इस दुर्ग में घोड़े की मजार और मिरन साहब की दरगाह है। तो आप याद कर सकते हैं, मिरन साहब की दरगाह और घोड़े की मजार तारागढ़ दुर्ग में है। अजय राज के द्वारा अजय देव नाम से तांबे व चांदी के सिक्के चलाए गए थे। ठीक है, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए गए। तो अपने ही नाम अजय देव से इन्होंने तांबे व चांदी के सिक्के चलाए। तथा कुछ सिक्कों पर, देखो सभी सिक्कों पर इनकी पत्नी या इनकी रानी का नाम नहीं मिलता है, लेकिन कुछ सिक्कों पर इनकी रानी का नाम मिलता है और इनकी रानी का नाम है सोमलेखा। तो सोमलेखा नाम मिला। 1130 में अपने पुत्र अर्णोराज को इन्होंने सत्ता सौंप दी। तो अपने पुत्र को 1130 में इन्होंने सत्ता सौंप दी। ठीक है, इनकी मृत्यु 1133 में होती है, लेकिन ये अपना राजपाट या अपने राज्य का भार अपने पुत्र को 1130 में ही सौंप देते हैं। और 1130 से लेकर के 1133 तक इनके पुत्र अर्णोराज इन्हीं के नाम से अजमेर की सत्ता चलाते हैं। नेक्स्ट शासक हैं अर्णोराज, 1133 से 1155। तो 1133 में इनका राज्याभिषेक, लेकिन सत्ता 1130 में। इनकी उपाधि है महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक। ठीक है, तीन बड़ी उपाधियां, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक। इनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है आना सागर झील। ठीक है, तो इनके समय तुर्कों का आक्रमण हुआ, तुर्कों को पराजित किया, उन्हें मौत के घाट उतारा, मार दिया गया, जिससे भूमि दूषित हो गई। ठीक है, चारों तरफ रक्त रंजित हो गया और लोगों के आग्रह पर उन्होंने इस भूमि को सफाई के लिए या इस भूमि की सफाई के लिए इन्होंने यहाँ पर एक झील का निर्माण करवाया। ठीक है, एक नदी है जिसका नाम है चंद्रावती, उसको रोक करके एक बांध या झील का निर्माण करवाया और वह झील थी आना सागर झील। तो आना सागर का झील, और इस आना सागर झील के समीप दौलत बाग और बारहदरी बनी हुई है। ठीक है, दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे, वर्तमान में इसे सुभाष उद्यान कहते हैं। और इस दौलत बाग का निर्माण मुगल शासक जहांगीर ने करवाया था। ठीक है ना, तो जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया था। ठीक है, और बारहदरी, यात्रियों के विश्राम के लिए बारहदरी का निर्माण करवाया और इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। आप याद रखेंगे, तो शाहजहां के पिता जहांगीर है, तो बाप ने यानी पिता ने बनाया दौलत बाग, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं, और शाहजहां ने बनाई थी बारहदरी। और इसी दौलत बाग में बैठ कर के नूरजहां की माता, ठीक है,
अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जहांगीर की पत्नी नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाया। अर्णोराज के समय में गुजरात के चालुक्य व चौहानों के मध्य संघर्ष हुआ। अर्णोराज के समय गुजरात का चालुक्य शासक था सिंहराज जयसिंह और दूसरा शासक था कुमारपाल। तो अर्णोराज के समय दो चालुक्य शासक थे, दोनों चालुक्यों के साथ में इनका संघर्ष हुआ, जिसकी जानकारी हमको हेमचंद्र की पुस्तक दयाशय महाकाव्य से मिलती है, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि से मिलती है और राजशेखर की प्रबंध कोश से मिलती है। इन तीनों से हमें यह जानकारी मिलती है कि चौहानों का संघर्ष यानी अर्णोराज का संघर्ष चालुक्य शासक सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल से हुआ, लेकिन तो दोनों में अंत में संधि हो जाती है और संघर्ष समाप्त हो जाता है। इनके दरबारी विद्वान हैं जिनका एक का नाम है देवबोध और दूसरे का नाम है धर्मघोष। नाम याद रखने हैं आपको, देवबोध और धर्मघोष किसके दरबारी विद्वान हैं। जैसे कि अपन ने जब महाराणा प्रताप पढ़ा था तो चक्रपाणी निसारदीन जैसे नाम हमने पढ़े थे, जो उनके दरबारी चित्रकार और कवि थे, विद्वान थे। तो इनके समय के दरबारी विद्वान हैं देवबोध और धर्मघोष। ठीक है। अर्णोराज का एक पुत्र था जिसका नाम था जगदेव। जगदेव ने अपने पिता की हत्या की तथा चौहानों का पितृहंता कहलाया। जिस तरह से गुर्जर प्रतिहारों का पितृहंता, मेवाड़ का पितृहंता, तो उसी तरह से चौहानों का पितृहंता जो कहलाया उसका नाम था जगदेव। और जगदेव ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1155 से 1158 सत्ता संभाली, किंतु यह लंबे समय तक सत्ता में नहीं रह सका। 1158 में जगदेव के भाई जिनका नाम विग्रहराज चतुर्थ होगा और अर्णोराज के पुत्र जिनका नाम विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है, तो उन्होंने जगदेव को पराजित किया तथा अजमेर में विग्रहराज सत्तासीन हुए या गद्दी पर आसीन हुए। तो इसके बाद जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी विग्रहराज चतुर्थ जिनका दूसरा नाम है बिसलदेव चौहान, उनकी उपलब्धियों को लेकर के और उनके समय शासन को लेकर के। धन्यवाद।